डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। लोग आज इंडियन पॉलिटी में अगला विषय जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा इंट्रो हम बताएंगे, जिसमें ये कहेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या स्थान है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डी प्रोमो, और एक दूसरा शब्द है डी फैक्टो। ये दोनों जो शब्द है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये दोनों शब्द संबंधित है हेड ऑफ द कंट्री से। तो हेड ऑफ द कंट्री जब हम कहते हैं, यानी राष्ट्र का प्रधान, तो इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग्स होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा इसका मीनिंग्स होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्य का प्रधान, और दूसरा राज्य का प्रधान और दूसरा हम कहते हैं शासन का प्रधान, शासन का प्रधान। ठीक है, तो यहां राज और शासन दो शब्द है, इसे हम लोग को समझना है। तो राज्य और शासन में क्या संबंध हो सकता है, यानी स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों क्या चीज है। एक तो चीज ये है कि स्टेट परमानेंट होता है, और दूसरा ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नेचर टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है। यहीं से बात अपनी शुरू करते हैं कि जो चीज परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो चीजें टेम्पोररी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन यहां स्टेट और गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो व्यवहारिक रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टेट को रियल में हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। स्टेट में अगर जान आती है, मूवमेंट आता है, एक्टिविटी आती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि स्टेट का इस मामले में काफी महत्व है कि उसका चरित्र, उसका नेचर परमानेंट का है, यानी स्टेट खत्म नहीं हो सकता है। अगर स्टेट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये एक द्वंद्वात्मक स्थिति स्टेट और गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, और दोनों का जो भारतीय राज व्यवस्था में, पॉलिटी में महत्व है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि स्टेट को जो परमानेंट स्टेटस दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशंस को टेम्पोररी पोजीशन दिया गया है, इसके पीछे काउज है कि ये दोनों नेचर हम लोगों ने इसलिए अपनाया है कि हम लोगों ने जिस शासन व्यवस्था को
अडॉप्ट किया है वो शासन व्यवस्था कैसा है, तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमेशा इस बात का संदेह रहता है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशंस को, शासन को अस्थायी कर दिया गया तो फिर वो निरंकुश हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी का चरित्र है कि जो शासन व्यवस्था होता है उसको परिवर्तित करने का अधिकार जनता को दिया जाता है, इसीलिए टेम्पोररी है। और जो राज्य है, राज्य को परिवर्तित करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि राज्य के अधीन ही जनता है। और अगर राज्य ही समाप्त हो जाएगा तो फिर जनता जिस उद्देश्य से, यानी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था की स्थापना, फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, तो ये सारे उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे जनता के। इसलिए डेमोक्रेसी में जो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच रिलेशंस है वो टेम्पोररी और परमानेंट का है। और इस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसी कारण से हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द कंट्री की स्थिति है वो दो तरह की है। एक जो होता है वो डिप्रोमो हेड होता है। डिप्रोमो हेड उसको बोलते हैं कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके हस्ताक्षर से या जिसके नाम से सारा काम हो, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो सारा काम करता नहीं है, तो करने वाला जो होता है वो डिफैक्टो होता है। और ये क्या होता है, तो ये एक्चुअल में रियल हेड होता है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए या डेमोक्रेसी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये हर जगह का नियम है कि एक ऐसा, खास तौर से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, कि एक ऐसा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक ऐसा होता है कि जो रियल हेड होता है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है। तो ये जो नेचर है, ये जो विशेषता है, ये किसकी विशेषता है, तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते तो इसमें दो हेड की गुंजाइश नहीं है जैसे अमेरिका में। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, इसीलिए यहाँ दो टाइप का हेड होता है। और उसके पीछे क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में बताया। क्लियर। तो इसका इंट्रो है बहुत छोटा, लेकिन अपने आप में काफ़ी एक्सप्लेनेशंस खोजता है। आप इसमें अपना राइटिंग स्किल को अगर बहुत डेवलप करते हैं तो आपको अच्छा नंबर इसके इंट्रोडक्शंस के आधार पे दिया जा सकता है कि यदि प्राइम मिनिस्टर्स का इंट्रो आपको लिखना है तो आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ाएं, मिटाएं इसको।
देखिए, इसमें जो दूसरा टॉपिक है जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक जो बातें उभर करके सामने आती हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। कह लीजिए कि हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशंस का एक एक्सिस है, वो धुरी है, लेकिन बहुत कम अनुच्छेद उससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो डायरेक्टली रूप से सिर्फ दो ही है, एक 74 और एक 75। लेकिन जो संवैधानिक प्रधान है उसके बारे में पूरे अनुच्छेद एग्जीक्यूटिव के भरे पड़े हैं। सिर्फ ये नहीं कि पार्ट 5 में, भाग 5 में, बल्कि आगे वाले भागों में भी बहुत स्थानों पे जो प्रेसिडेंट्स हमारे हैं उनके अधिकारों का या कार्यों का व्याख्या किया गया है। लेकिन सिर्फ एक अनुच्छेद होने के बावजूद भी, दो अनुच्छेद होने के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर रियल एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, और वो सारे उन अधिकारों को करता है, सारे उन कामों को करता है जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये किसके आधार पर? तो सिर्फ आर्टिकल 74 के आधार पर। तो आप लोग जब इसको पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको 75 और 74 ये दो आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर से जो रिलेटेड है उसको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 75 के क्लाउज 1 में अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इसमें दो बातें हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। तो इतनी बातें आर्टिकल 75 के क्लाउज 1 में, खंड 1 में 1 में लिखा हुआ है। अब इसमें दो तरह की बातें हैं, एक प्रधानमंत्री
और दूसरा मंत्री, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसमें कैबिनेट रैंक का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सब नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा ये नहीं कहा गया है। तो यदि सिर्फ इस सेंटेंस को ही मान लिया जाए तो इसका अर्थ तो ये भी हो सकता है ना कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे, सॉरी, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे, है ना भाई? इनको ही बना सकता है, बुलाएगा ओथ दिला देगा। आज ये पढ़ रहे हैं, कल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अनुच्छेद 75(1) के तहत। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? सवाल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है भाई साहब, तो इसके मतलब तो राष्ट्रपति किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। अब देखिए, जिस चीज को हमें पढ़ाना है उसके प्रति अट्रैक्शंस पैदा करने के लिए ऐसा प्रश्न आपसे कर रहे हैं। इसको बचकाना, ये बेवकूफाना वाक्य नहीं कहा जा सकता है। तो सवाल है कि इस अनुच्छेद के तहत तो राष्ट्रपति किसी को भी, ना इसमें नेशनलिटी के बारे में कुछ कहा गया है, गौर कीजिए, ना इसमें एज के बारे में कुछ कहा गया है, ये भी गौर कीजिए आप, ठीक है? और न ही अन्य कोई योग्यताओं के बारे में कहा गया है। तो इस अनुच्छेद के तहत तो राष्ट्रपति जिसे चाहे, आप एज की बात कर रहे थे तो अब ये आपको बना सकता है। इसमें ऐसा तो कुछ प्रोविजंस नहीं है, एकदम डायरेक्ट। तो फिर आपने जवाब दिया कि नहीं कर सकता है वो। तो नहीं के बाद प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं कर सकता है। ये क्यों वाला जो प्रश्न है ना, वो काफी महत्व का है। आप बताएं क्यों नहीं कर सकता है? बोलिए। हाँ, कोई भी बोल सकता है। हाँ। कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप बेयर बुक ले लीजिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का किताब ले लीजिए, कहीं ऐसा नहीं। ऐसा होता तो हम पहले बोल देते आपको। हाँ ठीक है, नहीं, इनका अपना लॉजिक है, आपको सोचने की आदि। तो ये तो बात है कि तानाशाह बन जाएगा राष्ट्रपति किसी को भी बनाने का, ये तो लॉजिक बनता है। हाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? आगे हम लोग पढ़ेंगे 79 के बाद व्यवस्थापिका, तो उसमें है कि संसद की ये योग्यता होगी, है कि नहीं? राज्यसभा के लिए ये, लोकसभा का एमपी किसी को बनना होगा तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अब देखिए, हाँ बोलिए, पूरा समय दिया आपको हम। ठीक है, वेरी गुड। ये भी कुछ हद तक कहा है, लेकिन मूल बात देखिए, इधर ध्यान दीजिए। दावत दे रहे हैं अपनी शादी का, लगता है आपको? नहीं ना, ऐसा नहीं ना है। तो आइए टॉपिक पर, बहुत सेंसिटिव है। दो आधार है। अब देखिए, आपके पास बेयर बुक है, हम भी वही पढ़ के आ रहे हैं। हमने दिया आपको मौका इसलिए कि आप कैसे पढ़ते हैं जरा हम समझें। अब देखिए, जब पढ़ेंगे तो आप बोलेगा ओ ऐसा था। तो इसके पीछे जो पूरी बात हमने कही वो बात नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्यों का जवाब दे रहे हैं। किसका जवाब दे रहे हैं?
क्यों का जवाब दें। उसमें एक आर्टिकल है 74। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए, बड़ा गौर से सुनिए, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इससे प्रधानमंत्री का पोस्ट क्लियर होता है। अब देखिए दूसरा जो आर्टिकल है, कैसे योग्यता उसकी प्रमाणित होगी वो मैं बता रहा हूं। दूसरा जो है वो 75 का क्लाउज 2 और क्लाउज 3 पढ़िए। 75 का क्लाउज 2 और क्लाउज 3 पढ़िए। क्लाउज 2 क्या कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से पर्सनली राष्ट्रपति के प्रति जवाब दे। और क्लाउज 3 ये कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। जो क्लाउज 3 है वो इनडायरेक्टली क्वालिफिकेशंस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बता रहा है। मैं फिर से सेंटेंस कह रहा हूं, सोचने की आदत डालिए और पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा कीजिए, तब देखिए कितना मजा आएगा आपको। 3 क्या कह रहा है, 2 को छोड़ दीजिए, यानी 75 का 2 में क्या है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार। इसका अर्थ यह कि राष्ट्रपति जिस मंत्री को चाहे हटा सकता है। लेकिन 75 का 3 ये कह रहा है कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों जिम्मेदार होगा? कोई किसी के प्रति क्यों जिम्मेदार होता है? जैसे एग्जाम्पल दें आपको कि एक तरफ हम खड़े हो जाए, एक तरफ आपके अब्बा खड़े हो जाए, तो आप ऐसी परिस्थिति में किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? कोई नहीं बोला कि आपके प्रति, सबने एक सुर में कह दिया कि पापा के प्रति। क्यों? इसलिए कि पापा ने आपको पैदा किया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पैदा किसने किया? लोकसभा ने, संसद ने। तो जो फादर होगा बेटा उसी के प्रति नहीं अकाउंटेबल होगा। तो 75(3) कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मतलब हो गया कि उसी से निकल करके आया है ये लोग। तो अब उसी से निकल के आया है, इसका मतलब कि जो एमपी होगा वही मिनिस्टर होगा। ये कौन कह रहा है? 75 का 3 कह रहा है। कैसे कह रहा है? इनडायरेक्टली कह रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है। अब उसी का मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, यानी पार्लियामेंट का मेंबर। तो पार्लियामेंट के मेंबर के योग्यता का तो वर्णन संविधान में है नहीं है। तो इसका मतलब जो योग्यता एमपी का वही योग्यता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप बोलिए कि ऐसे पढ़ाना जरूरी था या सिंप्लीफाई वे में पढ़ाना जरूरी था? इससे आपको शांति मिली या जैसे आमतौर पे किताबों में लिख दिया जाता है उससे शांति मिली? इससे क्या हुआ कि वो सारी बातें जो पुस्तकों में लिखी हुई थी आपको याद हो गई। उसलिए रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। क्या आपको 74 भी याद हो गया, 75 भी याद हो गया? हमने शुरू में कहा था कि यही दोनों आर्टिकल आपको याद करना है। आप याद करके नहीं आए, लेकिन हमने आपको याद करवाया। अब देखिए ये हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी एक और चीज है। और वो चीज क्या है?
ज्यादा तंग नहीं करेंगे आप लोग को, घबराइए नहीं। उसको बोलते हैं परंपरा। ट्रेडिशंस। किसी का नाम है क्या परंपरा? नहीं ना। परंपरा का इंग्लिश होता है ट्रेडिशंस। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें बहुत सारी चीज परंपरागत होती है, ट्रेडिशनली होती है। प्रेसिडेंशियल टाइप में भी बहुत सारी परंपराएं हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादा परंपराओं का सहारा जो लिया जाता है या ज्यादा परंपराएं पाई जाती हैं कह लीजिए, वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ज्यादा तरह की परंपराएं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही क्यों पाई जाती हैं? देखिए, हमको कुछ बोलिएगा मत, ऐसा नहीं, सवाल करना गलत बात है। सवाल करने से के बाद ही आप जवाब से समझ पाते हैं। तो इस मेरी मजबूरी को समझिए, हम क्लास को लिंगर नहीं कर रहे हैं, क्लास को इस तरह से स्मूथली लेकर चल रहे हैं कि आपको क्लास की सारी बातें याद हो जाए। तो है ना मजेदार चीज कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्यों परंपराओं का ज्यादा सहारा लिया गया है? इसका जवाब यह है कि पार्लियामेंट्री, आप बोलिए अगर दे सकते हैं जवाब आप। तो आपके दिल में रहती कौन है कि हम नहीं घुस पाते हैं? आपने तो वादा किया था कि अपने दिल में हमें बसा कर रखिएगा। हमने कहा कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था में ही ज्यादा परंपराएं क्यों पाई जाती हैं? या पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ट्रेडिशंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? हम बढ़ते हैं आगे, आप नहीं दे पाए। तो इसका जवाब यह है, बिल्कुल समझाने वाले अंदाज में या बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जनक ब्रिटेन है। एक सेंटेंस। और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुआ है, वो एक बैक नहीं हुआ, बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डेवलपमेंट के थ्रू हुआ है। विकासात्मक आधार पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट उभर करके सामने आया है। यानी उसके सारे एक्ट, स्ट्रक्चर्स और वे ऑफ वर्क, ये सब एक ही दिन में नहीं बन गए थे, बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बने थे। और इसको कोई रिटेन रूप में लिख करके नहीं बनाया गया था, बल्कि जैसे जैसे आवश्यकता हुई थी वैसे वैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंगों, क्रियाओं का निर्माण होता चला गया। ब्रिटेन में राजा ने पहले थोड़े से अधिकार दिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो अपना शेप लेता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लेता है। और ये सारे चीजें वेस्टमिंस्टर स्थल पे हो रहा था, जो मोहल्ला था। इसीलिए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए वेस्टमिंस्टर मॉडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ, लिखा इसलिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ का मतलब ये कि वास्तव में लिखा हुआ है, लेकिन लिखित जिसको बोलते हैं कि एक निश्चित समय में एक निश्चित संस्था के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली डेवलप किया है वो। तो उसी ढंग से जैसे वहां का संविधान ग्रेजुअली डेवलप किया है, तो वहां के संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप किया है ग्रेजुअली। तो उसी ट्रेडिशंस में अब आइए, यहां से क्यों हम बता रहे थे कि इस परंपरा के अनुसार, इस ट्रेडिशंस के अनुसार जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, उसमें ये हो जाता है, क्या हो जाता है कि साहब
बहुमत प्राप्त दल का नेता, बहुमत प्राप्त दल का नेता, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, यही परंपरा डेवलप हुआ और इसी को राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री का शपथ दिलाएगा या नियुक्त करेगा। आप समझ में आई बात? तो ये ट्रेडिशंस है और उस ट्रेडिशंस के खिलाफ राष्ट्रपति नहीं जा सकता है। ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति जब से देश में संसदीय व्यवस्था लागू हुई तब से अब तक क्या करता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होता है उसका जो लीडर होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब इसकी एक बात जो ये वाला है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर पर फोकस कर रहे हैं और अगर इसको हम अभी पढ़ा देते हैं तो हौच पौच आपके दिमाग में हो जाएगा, क्योंकि हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ाना है आपको आज ही की क्लास में। तो आप सिर्फ निवेदन ये है कि याद रखिए कि आप इसी भाग को पढ़ रहे हैं अभी, ये बाद वाले भाग को थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसमें दो प्रकार का अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट है। तो हम लोग चूंकि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पढ़ रहे हैं इसलिए अनुच्छेद 75(1) के खंड का सिर्फ आधा भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए साहब कि ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, किसी को बहुमत प्राप्त ना हो। हमने जानबूझ करके लिखा किसी को, किसी दल को हमने नहीं लिखा। ऐसा भी होता है कि कोई एक व्यक्ति है और बहुत सारे दल मिलकर के उसको अपना नेता मान ले, तो यहां बहुमत प्राप्त व्यक्ति वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम से दलीय सिस्टम है, तो लोग दलों में संगठित रहते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से मानते हैं कि जिस दल को मेजॉरिटी मिल गई उसकी सरकार बन गई, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, और इसका हुआ जैसे 1991 में चंद्रशेखर जब बने प्राइम मिनिस्टर्स तो उनके पास 273 सांसद नहीं था। उनका जो दल था जनता दल, उसके लगभग 50 या कितने ही बने, इसी के लमसम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 273 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रशेखर साहब को बाकी जो 222 या 23 लोग थे वो उनके दल के नहीं थे, वो दूसरे दल के थे, लेकिन उन लोगों ने उनको नेता मान लिया अपना। तो इसलिए व्यक्ति पे यहां जोर है कि किसी दल पर जोर नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दल को या व्यक्ति को बहुमत ही प्राप्त नहीं हो, तब क्या होगा? परंपरा तो है बहुमत प्राप्त दल के नेता को, तो उसी में यह भी परंपरा है कि ऐसी स्थिति जब आ जाए तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जो भी परंपरा ही से मिली है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, और वो शक्ति को बोलते हैं विवेकाधिकार।
विवेकाधिकार यानी डिस्क्रेनेशनरी ठीक है, डिस्क्रेनेशनरी यानी विवेकाधिकार अधिकार है। इसमें है कि उसे लगे कि बहुमत साबित कर देगा किसी को भी। इस अधिकार के तहत क्या है कि बहुमत साबित करने वाला व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और इसको कहेगा कि 1 माह के अंदर अपना बहुमत साबित करो। अब ये इसको लीगैलिटी कहां से मिली इस बात को? तो 1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय का, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। अब वो जजमेंट क्या था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो बहुमत साबित कर ले, बल्कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए और फिर ऐसी परिस्थिति में उनको समय दिया जाए कि वो 1 महीना के अंदर बहुमत साबित कर दे। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो ये जजमेंट दिया वो संसदीय परंपराओं को देखकर ही दिया, यूं ही नहीं दिया। और जब जजमेंट दे दिया तो ये क्या हो गया? एक तरीके का संविधान का भाग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया के भाग ये जरूर हो गया, प्रोसेस का पार्ट जरूर हो गया। ठीक है, अब इसका कब कब इस्तेमाल हुआ? तो सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल होता है 1979 में। कब होता है? इसका जो प्रयोग होता है, हाँ जजमेंट यही दिया 1 महीने का, ऐसे प्रैक्टिकली 6 महीने हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको अगर देखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वो सबसे पहला एग्जाम्पल 1979 का है। इसमें इस नियम के तहत, विवेकाधिकार के तहत, डिस्क्रिशनरी पावर के तहत सबसे पहले व्यक्ति जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह। और इनके साथ ये भी जुटा हुआ है कि पहले के साथ साथ ये इनके साथ एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि इन्होंने पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित नहीं किया और ना पार्लियामेंट में गए, कभी बने और रिजाइन कर दिया। जानते थे, इनको एहसास था कि हमें कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो पहला डिस्क्रिशनरी पावर का जो इस्तेमाल राष्ट्रपति कर रहे हैं वो असफल रह गया, वो सफल नहीं रह गया। उसके बाद दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल जो हुआ वो 1989 में, यानी 11 साल के बाद। और दूसरे विवेकाधिकार के आधार पे जो बनते हैं प्रधानमंत्री, वो कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन ये बहुमत हासिल कर देते, इनके पास भी फुल मेजॉरिटी नहीं रहती,
लेकिन कांग्रेस इनको बाहर से समर्थन कर रही, नहीं सॉरी कांग्रेस बोल रहे हैं, बीजेपी इनको समर्थन कर रही थी और इसीलिए जो है ये अपना बहुमत साबित कर दिए। लेकिन ये भी 1 साल से अधिक नहीं टिक पाए, तो फिर इनकी भी सरकार चली गई। इसके बाद दूसरे व्यक्ति जो सबसे कम सांसद के थे, इनके पास तो खैर फिर भी 100 से ऊपर सांसद था, लेकिन अब जो बन रहे हैं चंद्रशेखर, इनके पास मात्र 50 या 55 सांसद था और ये बने अगले डिस्क्रिशनरी पावर के आधार पर। और उसके बाद ये भी इनको कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी, तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर कांग्रेस के ही व्यक्ति बने 1991 में, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव पूरा इनका नाम था। इनके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि पहले ऐसे व्यक्ति थे दक्षिण के प्रधानमंत्री बने थे। अभी तक जो भी बन रहे थे वो सब उत्तर भारत के बन रहे थे। तो और भी है, फिर आगे भी अटल बिहारी वाजपेयी जो 96 में बनते हैं, तो वो भी विवेकाधिकार शक्ति के आधार पर, उनके पास ही बहुमत नहीं था और 13 ही दिन वो बन पाए प्राइम मिनिस्टर्स। फिर वो हटे तो हरदन हल्ली दे दे गौड़ा बने, तो उनके पास भी मेजोरिटी नहीं था, लेकिन मेजोरिटी उन्होंने साबित किया, तो वो 2 साल चले। उस समय लालू यादव किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने ही बनाया था हरदन हल्ली दे दे गौड़ा को। जब बात नहीं माने थे, फिर 2 साल बाद उनको भी हटा दिया। फिर आई.के. गुजराल बने, इंद्र कुमार गुजराल, ये भी जनता ही दल के थे, वो भी जनता दल के थे, ये भी जनता दल के थे। फिर जनता दल 2 भाग में बढ़ गया। तो उसके बाद 2 साल इंद्र कुमार गुजराल बने प्राइम मिनिस्टर्स। फिर अगली बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, तो अगली बार जो बनते हैं शायद 2000 में बने थे। तो उस वक्त वो मेजोरिटी में तो नहीं थे, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट था, लेकिन उसके बाद वो 5 साल सत्ता में रहे। तो इस प्रकार से अल्पमत की भी सरकार डिस्क्रिशनरी पावर के आधार पे राष्ट्रपति को बनाने की शक्ति है, और वो ये सब एग्जाम्पल्स है। इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर्स का डेथ हो जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स का एक बेड सडनली डेथ हो गया, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति को जो है, यानी ऐसी पोजीशंस में, डेथ के पोजीशन में, यहां पर जरा समझिए बात को, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो आ रहा है वो बड़ा टिपिकली ढंग से आ रहा है, सिर्फ सिंपल वे में नहीं। तो 3 स्थान ऐसे हैं भारतीय राजनीति में कि जहां पर राष्ट्रपति उस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल दूसरे रूप में करता है, ठीक है, और वो रूप क्या है? डेथ के पोजीशन में। डेथ ऐसा पोजीशन है कि साहब राज अंतराल का भय रहता है। राज अंतराल माने समझे, इंटरवल ऑफ स्टेट्स। तो जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता है, उसी ढंग से प्रधानमंत्री का भी पद रिक्त नहीं हो सकता है। क्यों? उसी अनुच्छेद के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत, कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और बाद में जोड़ा गया, अभी बताऊंगा मैं, कि वो उसके दिए गए परामर्श से कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। और उधर 53 क्या कह रहा है, जो पहले बता चुके हैं आपको, कि राष्ट्रपति अपना संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग खुद या अपने सहयोगियों के माध्यम से करेगा। वहां सहयोगी अधिकारी
का एक्सप्लेनेशन हमने क्या दिया था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब वो खुद करे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श से ही करेगा, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स का एग्जिस्टेंस हमेशा रहना जरूरी है राष्ट्रपति की तरह, तभी देश चल सकता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर डेथ होता है किसका? प्रधानमंत्री का, तो वो पद खाली नहीं रहेगा। तो दो ऐसे अवसर आए। कितने अवसर आए? दो। एक अवसर आए 1964 में। 1964 में किसका डेथ हुआ था? किस प्राइम मिनिस्टर्स का? वेरी गुड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो समय आया था 1966, इस समय किसका डेथ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग, ऐसी पढ़ा कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री का। इन दोनों के समय में प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हिंदी माने कार्यकारी, लिखिए कार्यकारी। वेरी गुड, पूछ लिया कीजिए ऐसे ही। कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? गुलजारी लाल नंदा को। दोनों बार उन्हीं को बनाया गया था। और बहुत कम समय के लिए, कार्यकारी कम समय के लिए होते ही हैं, और उतना समय दिया गया दल को क्या चुनने के लिए कि आप अपने दल का नेता चुन लीजिए ताकि उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना दें। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम पढ़ा इसलिए रहे इसको कि थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और वो कि ये डेथ वाला जो भाग गया ना, ये डेथ वाला जो मामला है वो एक बार और आया। अब वो कब आया? तो 1984 में। इस साल किनका डेथ हुआ था? है? इंदिरा गांधी का। वेरी गुड। तो इस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त किया गया राष्ट्रपति द्वारा। इस समय, हाँ, पहले हमको पढ़ाने दीजिए, पर वेट कीजिए। हम बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं, हर सवाल का जवाब दे, मतलब सिंप्लीफाई वे में जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी बता रहे हैं आपको, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड व्यवहारवाद है उसको भी बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए जब पूरी बात बता दें तब आपके प्रश्नों का उत्तर यदि ना मिले तब हमसे सवाल कीजिए, ठीक है। तो इनको क्या किया? इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र थे राजीव गांधी, इनको पूर्ण प्रधानमंत्री बना दिया, और बाद में इनके दल ने इनको अपना नेता चुना। नियम क्या था कि पहले दल नेता, यहां क्या था, पहले दल नेता चुन रहा था और उसके बीच में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। यहां इस नियम को पालन नहीं किया गया। किस नियम को? क्यों जानते हैं? अब उनका सवाल आ रहा है। ऐसे भी ना करते तो हम जरूर बताते हैं। परिस्थितियां दोनों समय एक नहीं थी। जो 64 और 66 का मामला था
वो 84 का मामला नहीं था। 64 और 66 में 1964 और 1966 में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग ग्रुप बन गया था, एक अलग, उसका फिर नाम भूल रहे हैं हम, कभी एक बार बताया है आपको, प्रेसिडियम, खैर आएगा तो बता देते हैं। नाम लोगों का याद है, जैसे उसमें के कामराज थे, निगली जप्पा थे, और एक गुजरात के बहुत बड़े नेता थे जो बाद में कांग्रेस छोड़ करके चरण सिंह से पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्या नाम था उनका, जो जनता पार्टी में पहले प्राइम मिनिस्टर बने? खैर छोड़िए, याद आएगा तो बता देंगे। तो इन लोगों का एक ग्रुप था, निगली जप्पा के कामराज ये सबका, और ये लोग शुरू से, माने पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जीवित थे उसी समय से एक प्रकार का कांग्रेस का जो समाजवादी विचारधारा था, जो सोशलिस्ट अप्रोच था, उसके खिलाफ रहते थे। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट विचार के आदमी थे, जब मरे तब इन लोग की महत्वाकांक्षा जाग गई। और नाम याद क्यों नहीं आ रहा, जो 1977 में बने प्राइम मिनिस्टर, चौधरी चरण सिंह, जो पहले, हाँ देखिए तो दिमाग ऐसा हैंग कर जाता है। मोरारजी देसाई, गुड। तो इतना पॉपुलर नेम है, बताइए भूल जाता है आदमी। तो मोरारजी देसाई बहुत बड़े नेता थे गुजरात के। उस समय गुजरात हुआ नहीं करता था, बंबई हुआ करता था, और बंबई के वो पहले मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, ये भी आपको जानना चाहिए। तो मोरारजी देसाई भी एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो जैसे ही मृत्यु हुई इनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये दावेदार थे। और जो निगली जप्पा और के कामराज थे, वो उनको मतलब क्या नाम बोले, मोरारजी देसाई को नहीं बनाना चाहते थे। ये लोग एक पपेट को बनाना चाहते थे जो उनके कब्जे में रहे। तो इसीलिए शास्त्री जी को चुना कि इनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन 2 साल बाद इनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई ताशकंद में। तब उस समय जो है फिर यही झगड़ा उभर करके सामने आया। तो इंदिरा गांधी को इन लोगों ने गुड़िया समझ करके बना दिया था कि जैसे चाहेंगे वैसे घूमेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय कांग्रेस विभाजित थी नेतृत्व के मामले में, इसीलिए कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। लेकिन 84 में कांग्रेस के अंदर कोई, माने इंदिरा गांधी का वर्चस्व पूरा स्थापित था, और इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में अपने पुत्र राजीव गांधी को प्रमोट कर चुकी थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि मेरे बाद कोई होगा तो मेरा बेटा ही होगा। इसलिए कांग्रेस के जितने लोग थे वे सब मेंटली प्रिपेयर थे। और जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, वो भी कांग्रेसी थे, और वो भी लॉयल थे किनके, इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी के कारण ही ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बन पाए थे। उनके काफी दुलरुआ व्यक्तियों में शामिल होते थे। तो ऐसे में कोई विवाद नहीं था, इसलिए राजीव गांधी जो है वो बिना संसदीय दल के में इलेक्टेड हुए, ज्ञानी जैल सिंह ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो यहां पर डिस्क्रेरेशंस का, विवेकाधिकार का एक नया रूप उभर करके सामने आता है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने विवेक से बिना पार्टी के दल का निर्वाचन हुए
वो उस दल में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। क्लियर? तो यही टॉपिक था जो काफी मुश्किल था प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अब दूसरा देखिए इसके पावर एंड फंक्शंस, किसके? प्राइम मिनिस्टर्स के। इसको मिटाऊं? तो अगला एक मिनट, देखिए पावर फंक्शन यानी प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार की यदि बात किया जाए तो उस ढंग से हम लोग नहीं पढ़ते हैं जैसे राष्ट्रपति का पढ़े थे कि उसका लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर, इमरजेंसी पावर, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पहले बता दे रहे हैं कि ये सब संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उसका सही प्रयोग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। तो ऐसी परिस्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो रिलेशंस का पावर है, संबंध का पावर है। और उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसके जो रिलेशंस हैं वो पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, दूसरा पार्लियामेंट के साथ, और तीसरा प्रेसिडेंट के साथ। ये तीन रिलेशंस आपको देखना है और तीन रिलेशन से सारी शक्ति उजागर हो जाएगी। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर देखें तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। है ना? जीवन मृत्यु का धुरी है ये। कौन? प्राइम मिनिस्टर्स। कैसे? तो 75(1) का वो बात आ रही है जो हमने कहा कि उसी के अनुशंसा पे मंत्री बन सकता है कोई व्यक्ति। और 75(2) में क्या है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, यानी राष्ट्रपति का काम तो प्रधानमंत्री करेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को बोलता है कि अमुक व्यक्ति को जो है वो बर्खास्त कर दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बर्खास्त कर देगा राष्ट्रपति। तो इसलिए वो एक मंत्री के लिए जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर हो गया। और दूसरा कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर दे तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा का पूरा भंग हो जाता है, उसका कोई भी सदस्य जो है मंत्री नहीं कहला सकता है। तो ये दो ऐसा कलेक्टिवनेस के आधार पर और इंडिविजुअलिटी के आधार पर ये दो ऐसे अधिकार हैं कि हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी डरता है प्रधानमंत्री से और उसकी बातों को मानता है, और पूरा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से डरता है कि खुद अगर रिजाइन कर देगा तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से उसको अधिकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितना काम करेगी वो सब प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर करेगी। अब यहां जो प्रक्रिया के नियम बने हैं देश का, जो राष्ट्रपति ने बनाया है अपने एग्जीक्यूटिव पावर के लिए, आपने देखा कि 53(2) में ये बात लिखी हुई है कि वो उसके लिए नियम और विनिमय रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है कि कैसे हम अपने शासन को करेंगे। तो उसने बनाया
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो करेगा सारे कामों को। तो ऐसी परिस्थिति में साहब सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो मंत्री है वो कर रहा है अपने डिपार्टमेंट का, क्योंकि डिपार्टमेंट भी एलोकेशंस करने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है, राष्ट्रपति को नहीं है। कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री होगा ये कौन अलाउड करेगा? प्रधानमंत्री। तो अगर प्राइम मिनिस्टर्स किसी को इशारा कर दे किसी बात के लिए, तो किसी मंत्री का ये स्थिति है कि वो उसकी बात को इग्नोर कर दे? इग्नोर जैसे ही करेगा वैसे ही पूरा वो उसका मतलब उस व्यक्ति का जो मंत्री है पद छिन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक हो जाए, ठीक है, कि हम लोग एक हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर? खुद रिजाइन कर देगा, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भंग हो गया। तो प्रैक्टिकली यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रियल हेड जो है, यह सारी की सारी शक्ति जो निहित होती है वो प्राइम मिनिस्टर से। और क्यों? क्योंकि वो अपने दल का नेता होता है। तो इस तरह जितना एग्जीक्यूटिव वर्क है वो सभी के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के जरिए किए जाते हैं। अब देखिए कि पार्लियामेंट का जहां तक बात है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि पहला काम होगा सम्मन, यानी बैठक बुलाना। दूसरा काम क्या होगा? प्रोरोगेशंस, बैठक बुलाना, इसको हिंदी में बोलते हैं आहूत करना। दूसरा क्या होता है उसके साथ? प्रोरोगेशंस, इसका हिंदी होगा सत्रावसान। हाँ, सत्र का शुरुआत करना, ठीक है, सम्मन कहते हैं। और उसके बाद होता है विघटन, मतलब डिसॉल्व। तो ये तीनों काम जो व्यवस्थापिका का है, आप गौर से देखिए, तो व्यवस्थापिका बुलाया ही नहीं जाएगा तो फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है? और अगर बुला लिया गया तो उसके सत्र का अंत करने का अधिकार है सत्रावसान। और सबसे अंतिम में कि ना मानोगे तो पूरा विधायी का ही हम भंग करवा देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का पावर है कि पूरा पार्लियामेंट यानी रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को पार्लियामेंट भंग कर दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, पार्लियामेंट भंग करवा दिया था। और पार्लियामेंट भंग होने के बाद स्थिति यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भंग नहीं होता है, वो तब तक काम करेगा जब तक दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन जाए। इसी टेक्निक का लाभ उठा के इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई थी कि लोकसभा बंद कर दी और चुनाव नहीं करवाई, अपने पूरे देश पर शासन करने लगी। याद है आपको? आपको कहां से? आप तो पैदा ही नहीं हुए होंगे उस वक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पार्लियामेंट का असल पावर है वो सब किसके पास चला गया? प्रधानमंत्री के पास। बुलाता है, ये सब काम करेगा राष्ट्रपति। पढ़ते हैं कि संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, विघटन करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है मुंह रहता है, पेट कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। जब तक बोलेगा नहीं तब तक राष्ट्रपति करेगा नहीं। अगर राष्ट्रपति कर दिया तो असंवैधानिक हो जाएगा, उस पर महाभियोग चल जाएगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर ना बोले तब तक जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? अब देखिए इसका प्रेसिडेंट, इसमें आर्टिकल 78 पढ़े होंगे आपको। तो आर्टिकल 78 में जो है वो 3 तरीके की बातें हैं। पहला कि प्राइम मिनिस्टर का अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है कि वो अपनी सरकार के
एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित जितनी जानकारी है जो कर रहा है वो राष्ट्रपति को दे। और खंड या क्लॉज 2 में है कि राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से उसकी सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जानकारी ले। और खंड 3 में कि अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई काम कर दिया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है आदेश देने का कि तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रस्तुत करके पास करो। कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, आमतौर पे जितने भी काम होते हैं सरकार के वो सामूहिकता में होते हैं, यानी कैबिनेट में पास करना होगा तब। लेकिन इमरजेंसी में ये सुविधा दी गई है कि मंत्री खुद निर्णय लेकर के काम कर दे। लेकिन अगर वो नहीं प्रस्तुत कर रहा है तो राष्ट्रपति को ये राइट्स दिया गया है कि वो मंत्री को कहे कि तुम जो काम किए हो, ये निर्णय लिए हो, उस निर्णय को कैबिनेट से अप्रूव कराओ। अगर मंत्री नहीं करेगा तो क्या करेगा राष्ट्रपति? बर्खास्त कर देगा उसको। नहीं, उस नियम को तो सरकार स्मूथली चले इसके लिए सब नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब उसके प्राइम मिनिस्टर्स के काम है। अब एक लास्ट बच गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मिटाऊं इसको? काउंसिल ऑफ बस थोड़ा सा 11:15 ही ना बजा है, तब काहे के लिए हाई तो किए? थोड़ा सा रेस्ट नहीं लीजिएगा? टॉपिक तो कंप्लीट कर दे। इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। हाँ भाई जी, कोचिंग में आ गए हो क्या? तो हम कोचिंग में बोले तो अब निकलने ही वाले हैं। हाँ, अच्छा। ना अभी आएंगे तो बात करेंगे। अगर वो आए होंगे तब ना। हाँ दे दो। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक जो मंत्री होता है उसको सिर्फ मंत्री मिनिस्टर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री बोलिए। यानी जैसे होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो अगर उसका मंत्री है इसका मतलब ये सर्वोच्च है। और अगर स्टेट मिनिस्टर्स है तो इसके 2 रूप होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र प्रभार, और दूसरा होता है नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो भी हेड ऑफ द मिनिस्ट्री होगा। कोई गैर महत्वपूर्ण मंत्रालय का जो बनाया जाता है उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। लेकिन नॉन इंडिपेंडेंट है मतलब कि वो सहायता करेगा मंत्री को। जैसे एग्जांपल के तो गृह मंत्रालय बहुत बड़ा है, तो उसमें एक विभाग है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसका वो स्टेट मिनिस्टर बना देगा। यह फाइनेंस में ही है, 4 भाग में बटे हुए हैं, तो किसी एक विभाग का स्टेट मिनिस्टर बना देगा, देखेगा। और डिप्टी मंत्री क्या होता है कि वो उसका
संसदीय काम को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है, पार्लियामेंट्री वर्क को, किसी मिनिस्टर्स का। यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो काम होगा वो डिप्टी मिनिस्टर देखेगा। अब इसमें जो है, जो कैबिनेट आप बोलते हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है, तो वो ये वाला जो होता है ना, इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट। और यही मेन फैसला लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। जो बोलते हैं कि कैबिनेट का डिसीजन हो गया तो वही। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर्स है, स्टेट मिनिस्टर्स, अगर उसके विभाग से संबंधित कोई मुद्दा आएगा तब उसको बुलाया जाएगा, और अगर उसके विभाग से संबंधित मुद्दा नहीं है तो इंडिपेंडेंट को भी नहीं बुलाया जाएगा। बाकी नॉन इंडिपेंडेंट और डिप्टी कभी भी कैबिनेट के भाग नहीं होते, ये दोनों। एक और चीज होता है जिसको, जो अभी मतलब नहीं है लेकिन किसी समय में हुआ करता था, उसको बोलते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। हाँ, और इनका क्या काम है, तो वही जो मिनिस्टर्स है उसका, इसको कोई विभाग नहीं मिलेगा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को। इसका है कि मंत्री का जो है, जिसके अधीन है वो, उसके संसदीय क्षेत्र के कामों को या पार्लियामेंट से रिलेटेड कामों को वो देखता है। जैसे अभी आपके, और ये जनता पार्टी के समय में था, उसके पहले भी कुछ समय था, अब नहीं है। जैसे आपके यहाँ बोधगया के विधायक हैं के सर्वजीत, उनके फादर हुआ करते थे राजेश कुमार। तो राजेश कुमार कभी गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज के एमपी थे। तो ये जो चौधरी चरण सिंह या वो उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, तो उनके पीरियड में जो है ये संसदीय सचिव थे, इनके फादर। तो उस ना ना कुछ, हाँ, सिर्फ संसदीय काम को देखता है। एज ए मतलब के मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट किया जाता है, सारी सुविधाओं का उपभोग करता है वो, लेकिन उसके पास कोई विभाग नहीं रहता है। डिप्टी मिनिस्टर के पास विभाग रहता है, बात समझ में आई है? तो विभाग का मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर्स है, ये स्टेट मिनिस्टर्स है, उसको कोई काम दे देगा कि लो ये वाला फाइल तुम हैंडल करो, तो उसका वो मालिक हो जाएगा। लेकिन इसके पास, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पास कोई ये नहीं होता है। लास्ट में चूंकि समय आपके पास कम है, तो जहां तक सैलरी की बात है, वेतन की बात है, तो ये जितने हैं सब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनको वेतन मिलता है, वही वेतन इनका भी है। अलग से जो चीजें हैं वो कि यात्रा व्यय के नाम पर इनको 3000 रुपया वर्तमान समय में अतिरिक्त मिलता है। इसके अलावा रहने के लिए एमपी से अच्छे मकान और एमपी की तुलना में अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, ये एक्स्ट्रा इनका है। बाकी जो पैसा एमपी को मिलता है वो इनको मिलता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कोई अलग से सैलरी नहीं है, वो भी उसी सैलरी का उपभोग करता है। तो हम समझते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आपको समझाने में हम सफल रहे। अगले क्लास में मिलेंगे हम, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेशंस से संबंधित क्लास को चालू करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।